रियल आंसर्स। टॉपिक जो आपके रहेंगे उनको देख लीजिए एक बार। सबसे पहले बेसिक, इन सबको तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जितना भी बेसिक है। अगर हम आप देखें तो कई नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसा नेट के ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक नॉलेज से हो जाते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं सेट, सबसेट्स, है ना, सेट, सबसेट, पावर सेट, इनसे रिलेटेड जो होता है ना, पावर सेट। उसके बाद फंक्शन हो गया, रसल पैराडॉक्स हो गया, फंक्शन हो गया, टाइप ऑफ फंक्शन हो गए, है ना, टाइप ऑफ फंक्शंस हो गए, एंड देयर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इन सेंस के इंटरसेक्शन यूनियन के साथ क्या क्या इंप्लीकेशंस देते हैं, डायरेक्ट इमेज के साथ, इनडायरेक्ट इमेज के साथ कैसे कैसे हो सकता है, वो सब कुछ। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, सेट के बाद कुछ और स्पेशल कैरेक्टराइजेशन के साथ सीखते हैं सेट को, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। थर्ड नंबर पे जब ये सेट थ्री के डिस्कशन हो जाता है तो रियल नंबर के सबसेट में कुछ और डिस्कशन किया जाता है, पॉइंट टोपोलॉजी, a relation between the set and elements along with some different structures like neighborhood interval। तो हमें डिस्कस करना पड़ता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, एंड द फोर्थ नंबर पर जब हम सेट स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, काउंटेबिलिटी पढ़ लेते हैं, इन सबको पढ़ने के बाद अगर किसी का जिक्र आता है तो वो होता है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे क्योंकि ये दो बार पढ़ा जाता है, फंक्शंस का अलग से पढ़ा जाता है, सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर यहां सीखा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पे हम सीखते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मींस इन शॉर्ट आपको पढ़ने को मिलेगा LCD, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। 6 नंबर पर हम रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स अलग से रखेंगे, इसको कराएंगे। रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं जिसमें आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, ये कई सारे थ्योरम हैं। रोल्स, मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। वैसे मैं कह देता हूं लेकिन कभी बार हो नहीं पाता, लेकिन अगर बच्चे चाहें तो जरूर हो सकता है कि मुझे याद दिला दें कि ये सेगमेंट भी करना है। वैसे 2-4 इनइक्वालिटी हम कॉन्वेक्सिटी से करा देते हैं जिससे CSR के क्वेश्चंस तक का काम चल जाता है। नहीं तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है सम इनइक्वालिटीज। कुछ इनइक्वालिटीज आती हैं प्रूफ होने के लिए कि sin x किससे ग्रेटर होता है, किससे लेस होता है, वो इनइक्वालिटीज यहीं से प्रूफ की जाती हैं। तो उनका जो प्रूफ पढ़ने को मिलता है साइन कन्वेंशन ऑफ द डेरिवेटिव की हेल्प से, यहां पढ़ने को मिलता है। तो ये अगर देखा जाए तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना और सीखना रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम और उनके एप्लीकेशंस को। मीन वैल्यू थ्योरम में मैंने बताया लैग्रेंजेस है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है और जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम है, और इन तीनों थ्योरम्स के एप्लीकेशन से बना हुआ है कुछ नंबर ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे log x इज लेस देन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है या किसी और से होता है ना। कई बार याद रखना ही मुश्किल होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन कुछ नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज हैं जिसपे CSR ने भी काम किया हुआ है, टिफिन एंड बिच हमेशा काम करते रहते हैं, तो वो है यहाँ पे डिस्कशन। उसके बाद 7th नंबर पे हम पढ़ेंगे फिर से एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे यहां से। उसके बाद 8 नंबर पे अगर पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन, और अगर समय का साथ रहा तो, वैसे छोड़िए समय होता नहीं है क्योंकि रियल का मतलब इतना आसान नहीं होता, इंडेफिनिट इंटीग्रल। और उसके बाद अलग से 9th नंबर पे हम आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सिखाएंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल,
इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एंड नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे 10th नंबर पर फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस। 11th नंबर पे आपको सीखने को मिलेगा, जब ये सब कुछ हो जाता है तब आपको सीखने को मिलेगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। असाइनमेंट करते वक्त कुछ चीजें हम स्पेस से उठाएंगे, तब हम 12वें नंबर पे कुछ टोपोलॉजी ऑन स्पेस पर पढ़ाते हैं। जैसे फंक्शनल से हम लोग मैट्रिक स्पेस, बनाक स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, उसमें से अगर बाई चांस कुछ हुआ तो वहां से डिस्कस कर लेंगे। तो टोपोलॉजी ऑन स्पेस आपको पढ़ने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ नंबर ऑफ टॉपिक जिनको हमें कवर करना है। अगर कुछ रह गया हो तो बताओ, नहीं तो सेट, सबसेट्स, पावर सेट, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, ठीक है। एंड देन द पॉइंसेट टोपोलॉजी सीक्वेंस, जिसमें हम लोग कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्टनेस पढ़ेंगे, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, डेंस, इन सब की कहानी पढ़ेंगे। ओपन एंड क्लोज सेट, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ओपन एंड क्लोज्ड सेट, वैसे तो इन आर पढ़ेंगे, अगर मौका मिला आर स्क्वायर में भी सीखेंगे। और उसके बाद जो बचे हुए स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, स्पेस ऑफ फंक्शंस या कुछ और बाई चांस आ जाता है, तो हम लोग भले नेट के बैच में फंक्शनल एनालिसिस ना पढ़ें, नेट के बैच में भले ही हम जो है पॉइंट से टोपोलॉजी ना पढ़ें, मेजर थ्योरी ना पढ़ें, लेकिन कुछ हद तक क्वेश्चंस अगर आ जाए और यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल मैट्रिक और यूजुअल जो इनर प्रोडक्ट दे रखा है जहां से हिल्बर्ट स्पेस ले रहे हैं, अगर ये कोई आ जाते हैं ना, तो वहां आर और आर स्क्वायर से ही सिंपली हो जाते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने क्या किया है कि रियल एनालिसिस से अपार्ट जो क्वेश्चंस हैं एनालिसिस के, जिसमें फंक्शनल के कुछ क्वेश्चन हो या नॉर्म के थ्रू कोई क्वेश्चन हो, बाउंडेडनेस आ जाए नॉर्म के थ्रू डिस्कस करने के लिए, ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको उन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना सफिशिएंट डिस्कशन यहाँ रख दूंगा कि उनमें से ही 50% करके क्वेश्चंस आप आ जाएंगे। भले वो टॉपिक हम नहीं करेंगे, लेकिन 50% गारंटी है कि उनके क्वेश्चंस करके आ जाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे डिस्कशंस में मिल जाते हैं। उनके लिए टोपोलॉजी के थ्रू या फंक्शनल के थ्रू ही आंसर करना कोई जरूरी नहीं है। अगर यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल मैट्रिक के साथ है तो हम यहीं से आंसर कर लेते हैं। तो उनको थोड़ा अलग तरीके से कराएंगे, उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट स्पेस में से कुछ नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिनका प्रूफ आप शायद देख चुके होंगे, नहीं होगा तो आप आसानी से बुक से देख सकते हैं। तो उनको यूज करके हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। वैसे मैंने क्या किया है, टोपोलॉजी ऑन स्पेस पर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे किसी ने कहा कि आपको कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस लेना है विद ट्रेस 0, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस और कलेक्शन ऑफ रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड विद ट्रेस 0, अगर ये क्वेश्चन किसी ने आपको दे दिया तो आप क्या कर रहे हैं, ना तो ये रियल आंसर्स का क्वेश्चन दिख रहा है ना कुछ, तो ये स्पेस में से लिया गया कि एमएनआर क्या था, स्पेस था। एमएनआर को चाहो तो स्पेस ऑफ मैट्रिसेस बोल दो, वेक्टर स्पेस बोल दो, हो सकता है किसी नॉर्म के थ्रू वो नॉर्म लीनियर स्पेस एनएलएस भी हो सकता है। तो स्पेस में और स्पेस के किसी सेट में जाके कॉम्पैक्टनेस डिस्कस करना, सेट स्पेस का है अगर कहीं तो उसमें से कनेक्टेड डिस्कस करना, ये कहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम कह रहे हैं ना, उनके लिए केवल कॉन्वेक्सिटी या पाथ कनेक्टेड कनेक्टेडनेस ये कई बार होता है, आसानी से डिस्कस हो जाते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि 12 नंबर पर लिखा हुआ रियल एनालिसिस का पार्ट नहीं है, इसको हम एडिशनल डिस्कस करते हैं हमेशा, जिससे बच्चे उसे एनालिसिस का पार्ट समझ के ये ना बोलें कि हमसे रियल एनालिसिस नहीं आता, क्योंकि ये हिस्सा सिर्फ रियल एनालिसिस का नहीं है, ये हिस्सा एनालिसिस का है, जिसमें फंक्शनल, टोपोलॉजी, मेजर सब कुछ हो सकते हैं। तो फिर भी मैंने इस 12th नंबर के इस इंडेक्स में हमने जो 12th नंबर पे है और जो यहाँ पर 3rd नंबर पे है, इनके और इनको मिला के कुछ 50, 60, 70, 80 क्वेश्चंस रखे होंगे शायद असाइनमेंट में। तो इनको मिला के जो हमने जो है तीसरा असाइनमेंट बनाया हुआ है। तो तीसरे असाइनमेंट में इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये बात हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसलिए इसके असाइनमेंट में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे स्पेस ऑफ मैट्रिसेस के हो गए, स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस में अगर आपको क्लोज कॉम्पैक्ट बताना है या कहीं कुछ बताना है, तो उनके लिए हमें रुकना पड़ेगा लास्ट तक। बाकी कुछ नंबर ऑफ आर स्क्वायर और अगर R3 से आते हैं तो हम सीधे सीधे यहां से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जो सेगमेंट रखा है वो ये है। अब थोड़ी बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, क्योंकि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, पता नहीं
अक्सर और हमेशा हमको ये लगता है कि हमको कोई एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट दे दिया जाए और मुझे ये बता दिया जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम उस पर ज्यादा फोकस कर लें। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रही बात कि लास्ट ईयर्स और लास्ट 10 ईयर्स में CSIR ने किस तरह मूव किया है, किस तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न को बदला है, इस पर जरूर हम आपके साथ बात करेंगे कि देखो रियल आसेस, स्पेशली आज टॉपिक रियल स्टार्ट हो रहा है तो इसी पर बात करेंगे। बाकी ओवरऑल जो CSIR का कंप्लीट पैटर्न है जिसमें हर एक नंबर ऑफ टॉपिक जो इन्वॉल्व हैं, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ODPD, CB, इंटीग्रल एंड स्टैटिकल पार्ट जो भी है और एप्टीट्यूड पार्ट या जनरल मैथमेटिक्स जो भी है, वो बात की बात है। लेकिन रियल आसेस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं पिछले 5 साल का, और उस 5 साल से पिछले 5 साल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। 2011 से 12, 13, 14 और 15 तक का रियल अलग था, 15 के बाद 2021 तक का रियल अलग है, और ये हर एक टॉपिक में हुआ है। इसलिए मैं अब आपको बताता हूं कि पहली बार कब क्या हुआ था। आप ये समझिएगा कि जब आप 2013 से 14 तक एग्जाम दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि पेपर आपके सामने भी होंगे, उठा के देखिए, मैंने देखा है कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से अकेले एक एक पेपर में एक सेमेस्टर में 3-3 से 4-4 क्वेश्चंस आए हैं, और वो भी पार्ट सी में। आप सोचिए जब अकेले एक टॉपिक में से 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18 नंबर का आ जाएगा तो क्या होगा। फिर आप कंटिन्यूटी लिमिट में से क्वेश्चंस लाएंगे ही लाएंगे, सीक्वेंस सीरीज में से क्वेश्चंस लाएंगे ही लाएंगे। तो क्या छोड़ दिए आप, इम्प्रॉपर में से कुछ नहीं पूछे, कभी बाउंडेड वेरिएशन में से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे आप। बात समझ रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन से एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं। बाकी मैक्सिमम टॉपिक कहां से हैं, या तो सीक्वेंस सीरीज, रियल नंबर, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, या सीधा उठ के आप चले जाते हैं कहां पर, बीच के सारे भूल जाते हैं आप, फिर बीच के भूल जाते हैं, सीधा आ जाते थे आप कहां, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पर। बात समझ रहे हैं। तो ये पैटर्न हुआ करता था 2013 से 14 तक का, उठा के देख लीजिए रियल आंसर्स का। उसमें भी टफ लगता था, आसान लगता था, बाकी जो भी था। लेकिन आप समझिए बहुत रेयर ऐसा रहा है, हम आपको बता दें कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी और काउंटेबल और सेट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। बहुत रेयर। उठा के देख लीजिए कि काउंटेबिलिटी के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए, या पॉइंट सेट टोपोलॉजी से कितने अच्छे क्वेश्चंस बनाए। बात समझ रहे हैं। 2013-14 में शायद कहीं 2008 के टिफर या एनविचम का क्वेश्चन पेपर कट कॉपी पेस्ट लेते हैं और 19 नंबर का उठा के पॉइंट सेट टोपोलॉजी डालते हैं। ऐसा ऐसा उनका चल रहा था। जून 2012 का पेपर दिसंबर 2011 के पेपर से लगभग रियल और लीनियर और इन सब की बात करें क्वेश्चंस की, तो लगभग 30% वही सेगमेंट वापस आ गया। बात समझ रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट। फिर क्या हुआ, धीरे से, शायद आपको याद हो, पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने काउंटिंग से, जहां पे फंक्शन की काउंटिंग सीखते हैं। 2013 के दिसंबर पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछा गया। बाकी छोटे छोटे कनेक्शन होते रहे, लेकिन पूरा उन्होंने काउंटिंग, और पूरा आप अगर CSIR कंपटीशन कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर काउंटिंग कहीं सीखते हैं तो काउंटिंग आप मॉडर्न में बहुत अच्छे से सीखते हैं, लीनियर में डायमेंशन सीखते हैं। तो वो रियल में काउंटिंग का कोई क्वेश्चन आता नहीं था, तो बच्चे ऐसे कहते ठीक है नंबर ऑफ फंक्शन याद कर लेते कितने होते हैं 1 1 2। उसने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा 4.75 मार्क का, और उसने कहा पूछा कि एक सेट से दूसरे सेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ 1 1 कितने हैं, ऑन टू कितने हैं। ये 4.75 मार्क का क्वेश्चन पूछा पार्ट सी में। पार्ट सी में जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे। कई सारे बच्चे तो पहले वाले पेज को पढ़ ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम आ रहे थे वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल थे, लिमिट पे थे, कंटिन्यूटी पे थे, और आपके यहां पर थे। तो वो कहते थे यहां से बच के निकल लेते, तो वो बाकी टॉपिक्स पे ध्यान कम देते थे। उसने उठा के यहां क्वेश्चन पटक दिया, वो भी 4.75 मार्क्स के बीच में। और वो बच्चा जो इतनी तैयारी कर रहा था, उसको पता था कि उसकी कॉपी में उसने कई बार इस फॉर्मूले को देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। सोचो उसका क्या हाल हो रहा होगा, और वो क्वेश्चन उसे छूट ही जाता है। अब अगली बार जब बच्चा एग्जाम देने गया तो CSIR वाले भी कम चालाक नहीं होते हैं, वो आपसे ज्यादा वाइज हैं, पेपर उसी हिसाब से सेट करेंगे। बच्चा भी अपने आप से कम चालाक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सेमेस्टर पहले कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछ ले, नेक्स्ट टाइम तक वो तो उसे तैयार कर ही लेता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये टॉपिक तैयार कर लो। बच्चे सारे के सारे रिजल्ट तैयार करके गए, सारे के सारे जितना भी उसका काउंटिंग पोर्शन था वो सारा का सारा तैयार कर गए। उसने पता क्या किया, रिस्क लिया 3 नंबर का। किसने? CSIR ने। बोला कि अगर 4.75 मार्क का क्वेश्चन बच्चे फंक्शन की काउंटिंग में छोड़ के चले आए, उनके पास भी तो डेटा होता है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ बच्चों ने कलेक्ट किया है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट से अटेम्प्ट करके आए। जब उसे देखा कि ये क्वेश्चन ही बच्चों से अटेम्प्ट नहीं हो रहा,
तो उसने एक और रिस्क लिया, और रिस्क अब 4.75 मार्क्स का नहीं लिया, उसने 3 मार्क्स का लिया। और उसने जून 2014 में शायद एक क्वेश्चन पूछा कि टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शन कितने बनेंगे, सर्जेक्टिव कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू कितने बनेंगे। इस बार बच्चे इतना तैयार थे कि काउंटिंग ऐसे क्वेश्चन आया है, सबने मार दिया। उसने आज तक टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछा। 2014 से 6 साल हो गए, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जानते हैं बच्चे तैयार होंगे कि एक बार क्वेश्चन आ चुका। फिर उसने क्या पलटी मारी, आप देखो, उठा के देखो। ऐसा तो हो ही नहीं कि हम ऐसा कुछ करो, पेपर आपके सामने, उनको ऑब्जर्व करना सीखो। फिर उसने कहा कि काउंटिंग सब बच्चे तैयार हो गए हैं, लेकिन 12वीं क्लास का 1 1 ऑन 2 अभी भी तैयार नहीं करे होंगे, क्योंकि उनको लगता है क्वेश्चन बड़े वाले आएंगे। उसने पता क्या किया, उसने पूछा बताओ एफ ओ एफ इजिकल टू एफ देता, बताओ फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा कि नहीं होगा। पूछा है कि नहीं। एक बार उसने क्या कहा, एफ ओ एफ इजिकल टू एक्स दे दिया, बताओ फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए, ये सेसार का ही है हिस्सा, सीधा यहीं से है ना, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ही है। कौन सा काउंटेबिलिटी से है, कौन सा कहां से है, और ये सब पहली बार थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ बैठा और पता नहीं इतना डर भर गया कि इस क्वेश्चन को भी गलत करने लग गया। फिर वो काउंटिंग में आया, यहां आया, टाइप ऑफ फंक्शन पे आया, पता नहीं कहां से वो फंक्शन लगातार क्वेश्चन करने लगा। अब बताओ, ऑब्वियस है जब आप दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले वाले से ही पूछ लेंगे तो यहां पर ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटने लगेंगे। और यहां पर अब ऐसा होने लगा, किसी किसी सेमेस्टर में एक या दो एक क्वेश्चन ही आने लग गया। फिर पहली बार ऐसा हुआ 2016-17 में, थोड़ा ईयर ऊपर नीचे हो जाते हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाने लगा। नहीं तो पता क्या होता, रीमान इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन बनाते थे, उसी में एक ऑप्शन डाल देते थे फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन आल्सो। तो ये दोनों इतने हल्के में लिए जाते थे। फिर रीमान इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चंस बनाए, बाउंडेड वेरिएशन से भी क्वेश्चंस बनाए, टोपोलॉजी इस वाले से भी क्वेश्चन बनाए, सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन बना रहे, इवन पावर सेट पर, इवन किस पर, काउंटेबिलिटी के पावर सेट को लेकर क्वेश्चन बना दिए, इन दोनों चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चन बना दिए। फिर उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया कि वो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछने लगे, और आजकल यही हो रहा है। इसलिए ये समझ लीजिए कि अगर हम सबसेट और पावर सेट पढ़ा रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट वाले टॉपिक में भी मिलेगा। और जब आप मेरे साथ टाइम दे ही रहे होंगे तो आप समझ लीजिए, हाँ अब हम ये नहीं कह सकते इससे एग्जैक्टली 3 नंबर का आएगा, इससे 2 नंबर का आएगा, लेकिन सभी से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हो सकता है आपको 65 मार्क्स से 75 मार्क्स तक के बीच में सिर्फ रियल और रियल मिल जाए, क्योंकि रियल और लीनियर मिलके मोस्ट ऑफ द टाइम 120 मार्क्स काउंट होते हैं। लेकिन कुछ सेमेस्टर में आपको भी पता है कि यूनिट 2 जो कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न की होती है पार्ट बी में, उसमें भी रियल का क्वेश्चन रखा था, कनेक्टेड वाला, शायद किसी बच्चे को याद हो। तो कई बार ऐसा होता है कि रियल और लीनियर से 123 मार्क्स का भी बनता है, और कई बार 124.5 मार्क्स का भी बनता है, 75, जिसमें से कभी हो सकता है 60 मार्क्स का ये आ जाए, 60 मार्क्स का ये आ जाए। हो सकता है कई बार क्या होता है 55 या 57 मार्क्स का लीनियर आता है, बाकी बचे हुआ कि रियल आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं केवल रियल और लीनियर आपको कंपटीशन में रख सकती है, अगर सिर्फ 2 महीने जिद करके अगर रियल लीनियर भी पढ़ लें तो। और हमें पता है कि जिद करके सिर्फ 2 पढ़ोगे नहीं, साथ में ओडी भी पढ़ लोगे, पीडी पढ़ लोगे यार, उनसे भी तो एक एक 2 क्वेश्चंस जो सबसे बेस्ट और सबसे आसान हो उनको तो चूज कर ही सकते हो ना। और इसमें आप अपना 80% दे आइएगा, यानी 120 का 80% आपको पता है कि लगभग 90-95 के मार्क्स आपको मिल जाते हैं सिर्फ रियल लीनियर से। अब कंपटीशन को किस तरह देखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप परेशान कितने हैं ये तय करता है कि आप कैसे करेंगे अपनी तैयारी। आपको जो आसान लगता है वहां करिए, और एक चीज तो ऐसे ले लीजिए जो आसान नहीं है लेकिन आसान बनानी है। लीनियर तो आप पढ़ेंगे, रियल आप पढ़ना नहीं चाहते, सबसे ज्यादा वेटेज का है क्योंकि वो टफ लगता है। अरे टफ तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में आएंगी, क्या छोड़ के चले जाएंगे सब, बात समझ रहे हैं। तो बाकी अभी हम मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स आप पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या इशू है बताइए ना। कॉम्प्लेक्स 30 नंबर का 28 से 30 नंबर और कभी कभी 35 नंबर तक चला जाता है। कॉम्प्लेक्स अगर 28-30 नंबर का आता है, और कॉम्प्लेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जो क्वेश्चंस तब ऐसे पूछे जाते थे थोड़ा बढ़ाया है, तो हम तो उम्मीद ये करते हैं कि चलो 50% भी तैयारी कर लो ना, 60% भी तैयारी कर लो, उसकी हो जाता है। और जो टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके आए उसका 50% तो यार सबको मानना होता है कि 50% तो आप करके आएंगे कम से कम। तो आप अगर हर टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो बहुत आसान है उनको भी उठा लेंगे और इसका अपना 70-80% करके आ जाएंगे, कौन रोक रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों पूरे सेमेस्टर परेशान से बने घूमते रहते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको होशियार होना है, आपको मैथ सीखना है, आपको कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन निकालना है तो सब्जेक्ट चूज करिए, बाकी पर नजर मत दौड़ाइए, क्योंकि हर किसी की दुनिया अलग होती है, हर किसी के रास्ते अलग होते हैं। अगर आपको कंपटीशन निकालना है, सिर्फ मैथ्स बाद में सीखना है,
तो आप पहले पेपर चूज कर लीजिए कि कौन से पेपर से पढ़ के जाना है। अब आप ओडीपीडी पढ़ के जाएंगे, पूरे सेमेस्टर ओडीपीडी पढ़ के कर लेंगे। ओडीपीडी पूरा अप्लाइड सेक्शन पढ़ने में 72 नंबर का तो आता ही है पूरा। ओडीपीडी, सीओबी, इंटीग्रल, इन सबको मिला लें ओआर को तो 72 मार्क्स का आता है, पास कर लेंगे। 72 मार्क्स का पूरा अटेंड कर लेंगे, फिर कहां से लाएंगे? तो आपको प्योर सेक्शन तो जाना ही पड़ेगा। और प्योर में भी अगर आप मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स को तैयार करते हैं, बाकी इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स मिला के कितना का आता है? लगभग 30, 60, 70 मार्क्स का आता है मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स। तब भी आप उसमें से अगर 80% करके आएंगे तो 50-60 नंबर पे पहुंच पाएंगे। अब क्या करेंगे? अब लीनियर लाएंगे ना बीच में। तो हम कहते हैं यार मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स, लीनियर, आप अगर सिलेक्टिव हो रहे हैं तो सिलेक्टिव रियल लीनियर पे हो जाइए ना, 120 नंबर का है। और पूरे सेमेस्टर आपको रियल लीनियर पढ़ना है अगर, तो पूरे सेमेस्टर रियल लीनियर पढ़िए ना। फिर कौन सा रियल का ऐसा क्वेश्चन है जो इतने सालों में आपको बताएं अगर, तो पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर रियल और लीनियर के केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, 28 से 30 क्वेश्चन, जिसमें हमने टोपोलॉजी और फंक्शनल के भी मिला दिए। 30 क्वेश्चन एक सेमेस्टर में हैं, 10 सालों में अगर देखेंगे तो 301 सेमेस्टर के हिसाब से तो लगभग कितने हो जाएंगे भाई? 600 क्वेश्चन ना। एक सेमेस्टर है भाई, एक सेमेस्टर, 6 महीने हैं आपके पास। 10 क्वेश्चन भी रोज ट्राई करोगे तो 600 क्वेश्चंस लगा लोगे। और ये गारंटी है अगर उन 600 क्वेश्चंस में से 400 क्वेश्चंस का भी लॉजिकली आंसर तुमने तैयार कर लिया ना, दुनिया में कोई नहीं हरा सकता आपको। बशर्ते वो डिस्कार्ड और तैयार करना, ये तैयार करना लॉजिकली पता होना चाहिए आपको। देखिए कैसे रुकेगा। 600 क्वेश्चन से ज्यादा है नहीं, हम बता देते हैं अभी आपको। उन 600 का मतलब है ना कि कम से कम 6000 अप्रोचेज आपके पास होंगे जब उन 600 को करोगे तो। छोटी छोटी जो अप्रोचेज होती है ना, वो सब जुड़ के आपको 6000 बनाएंगे। कहीं युद्ध नहीं है ज्यादा भाई। फिर आपको लगता है मैथ्स तो सीखेंगे साथ साथ, फिर आपको लगता है कि मैथ सीखना है तो एक बार जब नेट हो जाए अच्छे से, केवल सीखने के लिए ज्वाइन कर लो। सीखने के लिए भी हम सिखाएंगे और अभी भी सिखाएंगे। तो हम ये नहीं करें सिर्फ रियल लीनियर तैयार कर लो। माय कंसर्न इज, समझ रहे ना मुझे क्या कहना है, कि अगर कंपटीशन निकालने का प्रेशर अगर आपके दिमाग पे है तो आप सिलेक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो आप भी जानते हैं, जो भी नया बच्चा आया है वो भी जानता है, और नहीं जानता है तो बता रहा है टीचर खड़े होके कि एक सेमेस्टर में और एक बार में आप पूरा का पूरा 15 साल का कवर नहीं कर सकते। और इतने ही कैपेबल थे तो आप यहां तक नहीं आते, उससे पहले ही कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो रहे होते। या तो आपने आज तक कहीं एग्जाम नहीं दिया। तो हमें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि हम कितना तैयार कर पाएंगे, मेरे पास कितना समय है, परिवार से कितना समय बच पाता है, उसके हिसाब से ही तैयारी करनी है। और हम इस एकेडमी पे पढ़ाए जाने वाले जितने भी 9 से 10 टॉपिक हैं, सभी में पहले सेमेस्टर में ही और पहले 6 महीने में ही महारत हासिल तो नहीं कर सकते। तो हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कुछ के लिए सिलेक्टिव होना पड़ेगा, कुछ के लिए गो थ्रू होना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक सिर्फ गो थ्रू हो जाइएगा, ये चीजें होती हैं इसके अंदर। और कुछ जो आप टारगेट करना चाहते हैं, एक 1.5 महीने में आप फोकस कर लीजिएगा, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उनमें आप फोकस कर लीजिएगा। ये तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं फिर बताता हूं, मेरा सिर्फ रियल था, मेरे पास सिर्फ लीनियर और पीडीए पढ़ाता था। मैं पढ़ाता 2013 में था, 14 में 15 में लगभग नेट वेट भी हो गया, 2 बार हुआ था JRF। तो रियल, लीनियर, पीडी, इसमें से मुझे 120 मार्क्स का मिलता था और इसमें से मुझे 13-14 नंबर का अगर मिल गया कहीं से तो टोटल मेरे पास 135-136 नंबर का मिलता था। पार्ट ए से मैं 1-2 क्वेश्चन कर देता था, मॉडर्न भी मान लो। तो ओवरऑल अगर मान लो मुझे 150 का भी मिल गया कहीं से, फिर भी मैंने यहां से पता है 126-26 नंबर अटेंड किए हैं, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं जो तैयार करके जा रहा हूं वहां से अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। और जब यकीन बढ़ जाता है तो एक्यूरेसी भी आती है और स्पीड भी बढ़ती है। और इन दोनों ने, पता है ना, जब सेकंड वाला मैंने एग्जाम दिया था, अपना सेकंड एग्जाम मतलब जब दूसरी बार में JRF हुआ था, तो केवल इस वजह से एग्जाम देने गए थे कि फॉर्म डाल दिया था, और दूसरा सिर्फ इस वजह से कि मैं अब टीचर भी बन गया था तो मुझे कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी थी अपने। और जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, मुझे ये आते हैं, तब मैंने 2 चीजें सीखी थी। एक होता है फर्स्ट गुड और एक होता था सेकेंड गुड, और फिर तीसरे पे ट्रायल था। 3 पे बेस पे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। अभी लास्ट टू लास्ट 2 सालों तक पेपर हमारे पास था जिसमें मैंने ये चीजें मार्क कर रखी थी। वो पेपर ही दिखा देते थे बच्चों को, देखो ये हमने मार्क किया था वहां। फर्स्ट गुड का मतलब होता था कि यहां पर 99% श्योरिटी है कि इसका आंसर सही होगा। बात समझ रहे, लेवल कि ये सही होगा क्योंकि ये मेरा ही है, ये मैंने कई बार किया, ये मेरा ही है, ये सही होगा। सेकेंड गुड का मतलब होता है थोड़ा कहीं कंफ्यूजन होगा लेकिन ये भी सही है। हम सबसे पहले कंपटीशन
यहां जो देखते थे ना, यहां कंपटीशन के हम क्या करते थे, बराबर आते थे सारे बच्चों के। यहां पे हम मीडियम चले जाते थे, और ट्रायल जब होता था ना, इसमें हम कंपटीशन फाइट करते थे। क्योंकि एक बात बताओ, 60 नंबर तक आपका फर्स्ट गुड था। फर्स्ट गुड पहली बार अटेम्प्ट किया, पहली बार में आंसर आ गया और सही भी आ गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट गुड। होता है ना, कई बार निकाला सीधे सीधे आंसर आ गया, वही आंसर है। फर्स्ट गुड आप करेंगे तो हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि जिनको तुरंत करने से आंसर आ जाता है। ऐसे सारे क्वेश्चन को ढूंढ के मैंने फर्स्ट गुड में रख के पहला अटेम्प्ट पार कर लिया, जिसमें पता क्या हुआ कि जो 60 नंबर सभी बच्चे कर रहे थे वो मैंने कर लिया। अब कंपटीशन में 60 से आगे जाना है, तो 60 आगे जाने में सेकेंड गुड उठा लिया मैंने। सेकेंड गुड को करते वक्त ध्यान ये रखना था कि जबरदस्ती कहीं नहीं करनी किसी क्वेश्चन पे। फर्स्ट गुड में तो कहीं होनी नहीं थी जबरदस्ती, ये तो वही क्वेश्चन थे जो हम कर रहे थे। और सेकंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें जबरदस्ती कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो ये ध्यान रखना है कहीं सेंटीमेंट नहीं खोना है कि ये तो भाई मॉडर्न का क्वेश्चन है, मॉडर्न तो मैंने 3 महीने किया है और ये क्वेश्चन किया भी है मैंने, और वहां सेंटीमेंट खो बैठे, एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दी, ये कतई नहीं करना है। तो सेकंड गुड में अपने सेंटीमेंट्स को बचा के रखिए, क्योंकि फर्स्ट गुड में कोई सेंटीमेंट नहीं आने वाला, सेकंड गुड हमेशा सेंटीमेंट से टकराएगा। सेंटीमेंट यहां बचा लिए अगर आप, तो अब आप आते हैं ट्रायल पर, जहां बुद्धिमत्ता काम आने वाली है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे वो सब लोग ट्राई नहीं कर रहे होंगे, और ये है आपके कंपटीशन का हिस्सा। बात समझ रहे हैं? यहां पर जब आप टकराएंगे आके, क्योंकि अभी तक आप फर्स्ट गुड से 50-60 नंबर पहुंच चुके हैं, सेकंड गुड से आप 20-30 नंबर कर चुके हैं, आप 90-100 के बीच में जब पहुंच रहे हैं, तो ये है जो आपको 120 तक पहुंचाएगा। अब टाइम अभी भी आपके पास बहुत है, क्योंकि फर्स्ट गुड ने बहुत टाइम छोड़ के रखा है ना। मैं अगर अपना बताऊं तो यूनिट 1 के 12 क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगे थे, और आप सोच लो मुझे कितना मिनट एक क्वेश्चन में लगा होगा। ये आपको जिताता है, क्यों? क्योंकि ये बेहतर होता है, तब यहां जंग लड़ी जाती है। क्योंकि 1 घंटे का अगर समय बचा हो और तुम 90 नंबर का कर चुके हो, 100 नंबर का कर चुके हो, तो अब केवल 4-5 क्वेश्चन पर ट्राई मारनी। अब 10-10 मिनट भी ले लेंगे, तब भी आपके 5 क्वेश्चन ट्राई करोगे बेहतर तरीके से, अगर अच्छी कैलकुलेशन के साथ, तो ये हो जाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिकल होइएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हार्ड वर्क पूरे दिन कॉपी लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। ये लिख के रख लीजिए, कॉपी लेके भी बैठनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि आज कॉपी लेके बैठने से कितना तैयार हुआ है आपको। ये हर रोज जब सवाल जवाब होगा ना, आप ये बताओ, आज एक रिजल्ट पढ़ लिया तो रिजल्ट का हम क्या करेंगे? इस रिजल्ट से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा? यार एक बात आप खुद ही जानते हो, हजारों क्वेश्चन बन चुके हैं एक टॉपिक पे, क्या हर एक क्वेश्चन के लिए एक रिजल्ट होता है? यार इंप्लीकेशंस भी तो होते हैं। तो हम रिजल्ट का क्या करने वाले हैं, किस क्वेश्चंस में लगेंगे, और जब एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके असाइनमेंट में घुसिएगा और ये पूछेगा कि यहाँ से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता थी या हमें अभी भी नहीं पता है, वो सर से पूछो। उसके बाद मेरा असाइनमेंट बंद कर दो भाई, अब अलाउ है, मैं बताता हूं कैसे तैयारी करनी है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा असाइनमेंट होगा, मेरी बुकलेट होगी, तो मेरे असाइनमेंट और मेरी बुकलेट जो मैंने पिछले कई सालों से लगातार करवाता चला आ रहा हूं, तो मुझे तो उनके सॉल्यूशंस पता है, मुझे तरीका भी पता है आपको कैसे पढ़ाना है, तो हम आपको करा देंगे अपनी लैंग्वेज में, और आप भी मेरे सिखाई हुई भाषा से ही कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। आपका काम क्या है कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन या मेरी बुकलेट में पड़े हुए क्वेश्चन पे सिर्फ भरोसा नहीं करना है। जब मैं आपको अपनी थ्योरी करा दूं, अपनी बुकलेट का असाइनमेंट करा दूं, CSR के क्वेश्चन करा दूं, अब आपको अलाउ है कि आप किसी और एकेडमी का ले आओ, आप किसी यूनिवर्सिटी का ले आओ, आप किसी दूसरे एग्जाम का लाके क्वेश्चन मुझे दे दो। हम उस क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करें और अपनी थ्योरी से कर दें और आपको समझ आ जाए, तो समझ लो तैयारी अच्छी चल रही है। यानी कि दूसरे के दिमाग का बनाया हुआ क्वेश्चन अपने दिमाग से समझी हुई थ्योरी से अगर करने लगते हैं, तो समझ लो अब मुझे कंपटीशन से कोई बाहर नहीं कर रहा, और ये हमें आपको तय करना है। इसलिए मेरी क्लास में बाहर से क्वेश्चन पूछना अलाउ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या तो करूंगा या तो आपको सिखाऊंगा, और नहीं तो दोनों मिलकर सीखेंगे।